हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 4। अब हम लोग करते हैं जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है जो है टेलीविज़न। तो 1991 में अगर देखा जाए तो एक ही जो गवर्नमेंट का कंट्रोल टीवी चैनल था जिसका नाम था दूरदर्शन। और लेकिन अगर बाय 1998 अगर देखा जाए तो यही जो एक जो चैनल था जो कि इंडिया जो गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करता था उससे बढ़कर 70 चैनल्स हो गए थे। और जो ये प्राइवेटली रन जो सैटेलाइट चैनल्स थे वो दिन पर दिन मल्टीप्लाई होते रहे और 1990s से इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ना शुरू हो गया। और जो दूरदर्शन है उसका अपने आप में 20 चैनल्स हैं और बाकी जो चैनल्स हैं वो हैं प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के वो अपने चैनल्स हैं। और जो प्राइवेट जो सैटेलाइट टेलीविजन्स हैं वो उनका जो बढ़ना अपने आप में दर्शाता है कि जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कितना फ़र्क होता जा रहा है और कितना बदलता जा रहा है। 2002 में अगर देखा जाए तो 134 मिलियन लोग थे जो कि सैटेलाइट टीवी को देखते थे एवरी वीक और एन एवरेज अगर हर वीक बोला जाए तो। लेकिन ये जो नंबर है ये बढ़कर 190 मिलियन हो गया था 2005 में। और जो जितने जो घर थे जिनके पास जो सैटेलाइट टीवी अगर देखा जाए कितने घरों में सैटेलाइट टीवी है तो जो वो जो संख्या थी वो 40 मिलियन 2002 थी और 61 मिलियन हो गई थी 2005 में। और जो सैटेलाइट टीवीज़ हैं जो कि प्राइवेट टीवीज़ हैं वो 56% घरों में इंडिया के सभी घरों में होने लग गई थी। और ये जो प्राइवेट टीवीज़ हैं इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1991 में जब गल्फ़ वॉर हुआ था तब CNN बहुत पॉपुलर हो गया था तो उधर से ही उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद जो स्टार टीवी है वो भी लॉन्च हुआ। और किसने लॉन्च किया उसको? वैम्पोआ हचिनसन ग्रुप ऑफ हांगकांग, उसने इसको लॉन्च किया था। ये सब चीज़ें जो थोड़ी सी अलग सी होती हैं वो आप लोग को देख लेना चाहिए, कहीं 1 मार्कर में ये आने की इनकी संभावना बन सकती है। तो गल्फ वॉर में कौन सा टीवी चैनल बढ़ा? CNN का। और स्टार टीवी को किसने लॉन्च किया? तो ये सब आप थोड़ा अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो इन दोनों प्राइवेट चैनल्स के आते ही ये एक तरीके से ये घोषणा हो गई कि अब प्राइवेट चैनल इंडिया में बसने के लिए आ गए हैं। इसके अलावा 1992 में एक हिंदी बेस्ड सैटेलाइट चैनल था जो जिसका नाम था ZTV। वो भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स हिंदी में दिखाने लगा और धीरे धीरे करके वो भी बड़ा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया। अब 2000 जो 40 प्राइवेट केबल एंड सैटेलाइट चैनल्स थे वो अवेलेबल थे और उसमें बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेज के भी थे जैसे कि सन टीवी, एएनआर टीवी, उदय टीवी, राज टीवी, एशिया नेट। और इसके साथ साथ जो ZTV है वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में शुरू हो गया था। जो पहले हिंदी से शुरू हुआ था वो भी अब रीजनल लैंग्वेज मराठी, बंगाली और दूसरे लैंग्वेजेस में भी उसने अपना जो चैनल्स थे वो शुरू कर दिए थे। और दूरदर्शन भी इनके साथ साथ अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ जो केबल इंडस्ट्री है वो भी धूम मचा रही थी। जो VCR थे वो उनका जो लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीद कर अपना पिक्चर्स देखने लग गए थे। और वो ज़्यादातर ऐसी जगह जहाँ पे दूरदर्शन ही आता था तो वो लोग वहाँ पे लोग VCR ख़रीद के मूवीज़ देखते थे क्योंकि वहाँ पे जब एक ही चैनल आता था तो उनके पास वैरायटी उनके पास मौजूद नहीं थी। और लोग अपने घरों में भी तो VCR से वीडियो देखते ही थे। उसके साथ साथ ऐसे कुछ पार्लर्स भी थे जहाँ पे जाके लोग बैठकर इकट्ठा जाके मूवी देख के आते थे। और ये देखते देखते केबल इंडस्ट्री भी काफ़ी छा गई और फिर मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े जगह पे अपार्टमेंट्स में केबल के वायरिंग डालने लग गए जिससे कि वो दिन में 5-6 मूवीज़ लोगों को दिखा सकें। और इस तरीके से जो केबल ऑपरेटर्स हैं जो पहले 100 नंबर था 1984 से वो 1988 तक 1200 केबल ऑपरेटर्स आ गए। केबल यूज़ करने वाले नहीं, केबल ऑपरेटर्स। और 15,000 नंबर था 1992 में और 1999 तक 60,000 केबल ऑपरेटर्स आ गए। और जिस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रांसनेशनल टेलीविज़न कंपनीज़ आने लग गई, स्टार टीवी, MTV चैनल, सोनी, तो लोगों को ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विदेश के जो चैनल्स हैं ये आके हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो कल्चर है वो बदल दें। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसनेशनल टेलीविज़न चैनल्स हैं वो
जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन में भी हम याद कराना चाहेंगे आपको ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि जो मैकडोनल्ड है उसने इंडिया के जो कल्चर को यूज़ करके ही उसने अपनी चीज़ों को बेचा था, वैसे ही इन्होंने भी ये चीज़ समझ ली थ्रू रिसर्च कि अगर इंडिया के जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको अगर आपको केटर करना है तो आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो सब में सिमिलर हो, तभी वो जो चैनल है वो थ्रू आउट इंडिया चल सकता है, नहीं तो वो नहीं चल सकता है। इसको रखते हुए उन्होंने बहुत कुछ इंडिया का जो चीज़ें हैं और इंडिया के जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं को ही वो डाला उन्होंने अपने चैनल में। वही सीरियल्स चाहे वो उनकी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, उनकी कंट्री के ही क्यों ना हो, लेकिन इंडिया की कल्चर को देखते हुए ही उन्होंने वो चीज़ें टेलीकास्ट करी। जो सोनी इंटरनेशनल टीवी का जो स्ट्रैटेजी थी, पहले वो 10 हिंदी फिल्म्स एक वीक में दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो हिंदी फिल्म्स थी वो कम करते गए और हिंदी लैंग्वेज के जो बाकी दूसरा कंटेंट था उसको वो बढ़ाते गए। तो जितने भी जो फॉरेन नेटवर्क्स थे उन्होंने जो अपने एक हिंदी सेगमेंट ज़रूर शुरू कर दिया, चाहे वो MTV हो, चाहे वो स्टार प्लस हो, जिसका कि पूरा ही चैनल ही पूरा हिंदी लैंग्वेज का हो गया। और यहाँ तक कि जो स्टार स्पोर्ट्स हैं और ESPN है, उन्होंने भी अपने जो कमेंट्री देते थे वो इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी में भी उसको दिया करते थे। और इसके अलावा जितने भी जो जितने चैनल्स ट्रांसनेशनल चैनल्स जो लॉन्च हुए, उन्होंने और भी जो लैंग्वेजेस हैं बंगाली, पंजाबी, मराठी और गुजराती, उसमें भी उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के चैनल्स में भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो चेंज, अगर लोकलाइजेशन का चेंज जो देखा जाए तो वो स्टार टीवी का है, क्योंकि अक्टूबर 1996 में जो स्टार टीवी आया इनिशियली, तो वो पहले इंग्लिश का जनरल एंटरटेनमेंट चैनल माना जाता था। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये हांगकांग का ये प्रोड्यूसर था। और फिर ये धीरे धीरे इन्होंने अपने आप में चेंजेस करे। इन्होंने हिंदी बेल्ट को कैटर करने के लिए इन्हें 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक इन्होंने रात के इन्होंने एक हिंदी सेगमेंट इन्होंने शुरू किया। लेकिन 3 ही साल में 1999 तक जो ये चैनल है पूरी तरीके से ये हिंदी बन गया और इनके जितने भी सारे इंग्लिश चैनल्स थे वो स्टार वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए, जो कि इनका इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेशनल चैनल था। और लोगों को ये बताने के लिए कि ये पूरे तरीके से हिंदी बन गए हैं, इन्होंने एक स्लोगन शुरू किया जो कि था आपकी बोली आपका प्लस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, मतलब हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिला के था। तो इस और जो स्टार और सोनी टीवी था वो उन्होंने एक और तरीका अपनाया कि उन्होंने जो US के जो प्रोग्राम्स थे उन्होंने जो यंगर जनरेशन थी उसको कैटर करने के लिए उन्होंने उसको हिंदी में डब करना शुरू किया। जब उन्होंने पाया कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको इस बात के अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि दिखने वाले तो दूसरी कंट्री के हैं लेकिन वो हिंदी बोल रहे हैं, वो डब होने के बावजूद भी उन प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसे जो डबिंग प्रोग्राम्स की उन्होंने शुरू कर दी, जिस तरह से वो यहाँ के लोगों को कैटर कर सकें। अभी अगर देखा जाए तो जो जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं वो 24 घंटे वो चलते रहते हैं, तो 24/7 वो चलते हैं। और जो आजकल के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही मतलब एकदम लाइवली होता है, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बहुत इनफॉर्मल है। जैसे कि पहले हम लोग दूरदर्शन में देखते थे कि बड़े फॉर्मल टॉक्स होते थे, लेकिन अब आजकल अगर न्यूज़ में भी देखें तो जो न्यूज़ है वो भी बड़ी डेमोक्रेटिक है, उसमें 3-4 लोग बुला लेते हैं और सब लोगों को अपना जो मन की बात होती है वो कहने की वो पूरी फ्रीडम होती है, उन लोग को सोच विचार के जो उनका मन होता है वो बोलते हैं। और बहुत जो न्यूज़ एंकर्स भी हैं वो लोग बड़े आत्मीयता से एकदम जैसे वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं इस तरीके से वो बात करते हैं। और कोई भी न्यूज़ होती है जो एकदम कहीं पे घटित होती है तो इमीडिएटली आपको देखने को भी मिल जाती है। बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं और ये जो इस तरीके का जो माहौल है ये टेलीविज़न में आजकल बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन इन सब में एक प्रश्न ज़रूर मन में आता है कि इस तरह का माहौल, इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रियल इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट होते जा रहे हैं, रियल पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या रियल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं पे वो निगलेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक सोचने वाला प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ये बनता है। अब
अगर न्यूज़ चैनल्स में जो है वो हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ में रीजनल लैंग्वेज के भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो रियलिटी शोज़ हैं, वो आप बिग बॉस है वो देखें, या फिर कितने सारे कौन बनेगा करोड़पति, या बॉलीवुड शोज़, या फिर बहुत सारे सीरियल्स, गेम शोज़, कॉमेडी शोज़, भरा पड़ा हुआ है अलग अलग चैनल्स इन सब चीज़ों से। और जो इस पहले जो हुआ हुआ करते थे, जो एक सुपरस्टार्स हुआ करते थे, वो सुपरस्टार्स सिर्फ मूवीज़ के हुआ करते थे, लेकिन अब जो सुपरस्टार्स हैं वो टीवी चैनल्स के भी सुपरस्टार हैं। जो टीवी चैनल्स में जो रोज जो हाउस होल्ड नेम्स हैं, मतलब घर घर में जिनको उनके नाम पता हैं, वो सब इन सीरियल्स के मेन किरदार होते हैं। और और लोग उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में गॉसिप पढ़ना चाहते हैं। और दूसरे जो शोज़ हैं, जैसे कि अगर कौन बनेगा करोड़पति है, इंडियन आइडल है, बिग बॉस है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और ये सब जो हैं बेसिकली इनकी जो थीम है वो वेस्टर्न प्रोग्राम्स में ही आधारित है। अब हम लोग करते हैं बॉक्स नंबर 7.14, रेस्क्यू ऑफ प्रिंस। ये एक जो बॉक्स है ये हमको बताता है किस तरीके से जो टीवी है, कैसे हम लोग की हर एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में भी एक बहुत भीतर तक वो आ गई है। जैसे कि एक एग्जांपल है प्रिंस का, जो कि 5 साल का एक लड़का था। वो बोरवेल में गिर गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे वो गिर गया था बोरवेल में, जो कि 55 फीट गहराई में था। और उसको बचाने के लिए आर्मी को बुलाया गया था, और आर्मी ने 50 घंटे काम करके उसको निकाला था। तो जब इस 5 साल के बच्चे के लिए जब खाना पहुंचाया जा रहा था नीचे, तो साथ साथ में खाने के साथ साथ इसमें कैमरा भी लगा दिया गया था, जिसमें सब कुछ आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, अपनी मम्मी को कैसे याद कर रहा है, कब उसको कीड़ा काट रहा है, या फिर इंसेक्ट से कैसे बच रहा है, वो सो रहा है, रो रहा है, सब कुछ उसमें सब कैप्चर हो रहा था। यहाँ तक कि 2 चैनल्स तो इतना ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए थे कि इन्होंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिखाया था। इन्होंने बस यही दिखाया था कि प्रिंस को किस तरह से निकाला जा रहा है, और हर मोमेंट ये यही चीज़ कैप्चर करते रहे थे, यही दिखाते रहे थे। और यहाँ तक कि इन्होंने एक एसएमएस सुविधा भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि आप प्रिंस के सलामती के लिए आप उसमें मैसेज भेज सकते थे। और उसमें इसको देखते देखते टीवी में हज़ारों लोग वहाँ पे आ गए थे, और जहाँ पे ये हो रहा था काम, वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए थे। यहाँ तक कि इतने लोग आ गए थे कि वो खाना खिलाने के लिए कम्युनिटी किचन भी शुरू हो गया था। और एक तरीके से जो एक तरीके से पागलपन दिखाई दे रहा था, कि सब लोग इसी चीज़ में लगे हुए थे। टेम्पल्स में दिखा रहे थे कि पूजा हो रही है, मॉस्क में दिखा रहे हैं कि नमाज पढ़ी जा रही है, चर्चेज में, गुरुद्वारे में, सब जगह पे इसको बचाने के लिए कोशिश करे जा रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कि किस तरीके से ये टीवी है हमारे जो ज़िंदगी में, ये हमारी पर्सनल लाइफ में ये घुस चुका है। अब बॉक्स नंबर 7.15 जो कि बताता है कि सोप ओपराज होते क्या हैं। तो सोप ओपराज बेसिकली वो चीज़ें हैं, वो सीरियल्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं जिनके सीरियल्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक जिसमें सीरियल आता जाता है, और कंटिन्यूस स्टोरी इनकी होती है, वो बोलते हैं सोप ओपराज। इसमें जो होता है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इन सब में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, और हो सकता है कि उनकी अपनी अपनी कहानियाँ आएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल भी ख़त्म हो जाएगा। उनका जब रोल ख़त्म होगा तो कोई दूसरा कैरेक्टर, नया कैरेक्टर आ जाएगा, उसकी अपनी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो सोप ओपराज होते हैं, इनके एक्चुअली कोई एंडिंग नहीं होती है, ये ऑन एंड ऑन चलते ही जाते हैं, और ये तब तक ख़त्म नहीं होते जब तक कि इनको ऑफ एयर ना करा जाए। और ये जो सोप ओपराज होते हैं, ये इतने लंबे इनके सीरियल चल रहे होते हैं कि देखने वाले जो इनको कंटिन्यूस देख रहा होता है, उन्हीं को पता होता है कि इसके पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और वो उन कैरेक्टर्स के साथ साथ फेमिलियर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ उसके बारे में उनको जानकारी होती है, और वो उनके बारे में पूरा जानते हैं। अब हम लोग जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो लास्ट हिस्सा है, जो रेडियो, उसके बारे में हम लोग करते हैं। और इसमें यह है कि 2000 में जो ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स थे, वो करीबन 2/3 इंडियन घरों में वो सुने जा सकते थे, और वो 24 लैंग्वेजेस में आते थे, 146 डायलेक्ट्स में उसको ट्रांसमिट करा जाता था, और करीबन 120 मिलियन रेडियो सेट्स हुआ करते थे। और फिर जब जो प्राइवेटली ओन्ड, जिस तरह से टीवी में हुआ वैसे रेडियो में भी हुआ, कि प्राइवेटली ओन्ड एफएम रेडियो स्टेशंस आ गए 2002 में, और उन्होंने अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स रेडियो में शुरू करे। और
उन्होंने अपने प्राइवेटली रन स्टेशंस शुरू करे जिसमें कि वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें जो उनको सुन रहे हैं उनको। लेकिन जो ये प्राइवेट रन एफएम चैनल्स थे, इनको जो कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने की इनको परमिशन नहीं मिली हुई है। और इसीलिए ये जो एफएम चैनल्स हैं वो हर एक अलग अलग एफएम चैनल्स अपने आप को अलग चीज़ों में स्पेशलाइज करता है, या अलग टाइप की म्यूज़िक में भी ये स्पेशलाइज करता है। एक 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 इसी तरीके का जो एफएम चैनल है वो इस तरह का क्लेम करता है कि वो ब्रॉडकास्ट करता है ऑल हिट्स ऑल डे। और जो ज़्यादातर जो एफएम चैनल्स हैं वो यंग लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उन उन और जो अलग अलग तरीके की मीडिया की चीज़ों को सुनते रहते हैं, वो लोग इन इन सब चैनल्स को सुनना पसंद करते हैं। और ये एफएम चैनल्स हैं, ये जो हैं वो ये भी जो ओन्ड है वो अलग अलग मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट से ओन्ड है। मतलब इनको भी ओन करने के लिए ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ अलग अलग मीडिया में वो उनका हाथ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे रेडियो मिर्ची है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का अपना न्यूज़पेपर भी है, साथ साथ में इनका ये रेडियो चैनल भी है। वैसे ही रेड एफएम है, ये ओन्ड है लिविंग मीडिया एंड रेडियो सिटी है, वो स्टार नेटवर्क से ओन्ड है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए कौन सा चैनल किससे ओन्ड है। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशंस हैं वो भी जो यूएसए में जैसे कि नेशनल पब्लिक रेडियो है, या फिर बीबीसी जो कि यूके का है, वो जो है वो इतने लेवल पे अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। और वो अभी हम लोग के इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं कि वो मिसिंग है। अब रेडियो का अगर रोल देखा जाए तो जो दो पिक्चरों में बहुत साफ इसका रोल दिखाई देता है, जो कि रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में, इन दोनों में दोनों पिक्चरों में जो इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसका बहुत ही अच्छा इन्होंने यूसेज दिखाया है मूवीज़ में। जो रंग दे बसंती में दिखाया है कि एक जो एंग्री कॉलेज जो गुस्सैल कॉलेज का एक लड़का है, वो कैसे जो भगत सिंह से जो इंस्पायर्ड है, और इंस्पायर होकर वो एक मिनिस्टर को भी वो असैसिनेट कर देता है, और फिर वो ऑल इंडिया रेडियो को कैप्चर कर लेता है। वहाँ पे जाके वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, अपना मैसेज देता है। वहीं पे उसी तरीके से जो लगे रहो मुन्ना भाई में जो हीरोइन है वो रेडियो जॉकी है, वो हर दिन का स्टार्ट गुड मॉर्निंग मुंबई करके वो स्टार्ट करती है, और इसी एफएम चैनल को यूज़ करके वो किस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी को सेव करने के लिए वो कोशिश करती है। तो जो एफएम चैनल है उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बहुत कुछ वो करने के कर सकते हैं। और जो रेडियो स्टेशंस का जो प्राइवेटाइजेशन है, और जो इस तरीके से जो कम्युनिटी ओन्ड रेडियो स्टेशंस है, मतलब कुछ वो बहुत सहायक हो रहा है रेडियो स्टेशंस को बढ़ाने के लिए। कम्युनिटी ओन मतलब आप जैसे देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने ओन करा हुआ है, इस तरीके से। और जो लोकल न्यूज़ की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो एफएम्स हैं इंडिया में, वो क्लियरली दिखा रहा है कि आजकल की जो वर्ल्ड की जो नीड है वो वो अपनी लोकल लैंग्वेज की जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। और हर कंट्री में लोग चाहते हैं कि उनकी लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनको मिलें। और जो नेक्स्ट बॉक्स है वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से जो लोकल कल्चर है वो किस तरीके से आजकल के ज़माने में इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। अब हम लोग करते हैं बॉक्स 7.16, जो कि बताता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है लोकल कल्चर इंडिया, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो ये एक जो कहानी है, एक लड़का है राघव महातो, जो कि बिहार का रहने वाला है। उसकी ये सच्ची कहानी है, जो कि जिसने एक एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किया, वो भी एक गाँव में, जो कि अपने आप में इस तरीके का अपना एक अकेला ही एशियन सब कॉन्टिनेंट में एक अपने आप में अकेला ही एफएम स्टेशन हो सकता है। तो इसकी जो कहानी है,
तो ये राघव महातो ये एक मैकेनिक की तरह इसने एक इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करना शुरू किया था और वो वहाँ पे रिपेयर वर्क करा जाता था। तो जहाँ पे और ये जो दुकान है ये एक छप्पड़ वाली दुकान है जिसमें छप्पर मतलब एक घास फूस जैसे ऊपर ऊपर जो टेम्परेरी छत बनी हुई होती है, ऐसी छोटी सी एक दुकान है और वहाँ पे ये इसने काम करना शुरू किया। और जब इसके जो शॉपकीपर था उसने वो दुकान छोड़ दी, वो कोई और काम करने चला गया, तो इसने उसने वो दुकान ले ली और वहीं पे ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और इसके जो अपने इससे पहले जब ये मैकेनिक की तरह काम कर रहा था तो करते करते इसको काफ़ी इंटरेस्ट रेडियो में आ गया था और इसने और इसलिए इसने धीरे धीरे करके इसने अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाया और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था उसको बनाने में एक 1.5-2 साल लग गए इसको, लेकिन वो पूरी जो कॉस्ट थी उस इक्विपमेंट की वो मात्र 50 रुपये थी। और ये अपने आप में खुद भी गरीब फैमिली से था। इसके जो पापा थे वो फार्म में जो खेतों में काम करते हैं वो ऐसे लेबर थे और ख़ुद भी अपने आप में वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन वो अब ठीक हो गए थे। तो इसने उसमें से उसने एक रेडियो स्टेशन ऐसे ही खेल खेल में उसने स्टार्ट किया और उसने ये जो अपना जो प्रोग्राम है इसने उसमें एक फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी में इसने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। और इसने अपने जो रेडियो स्टेशन है इसका नाम दिया राघव FM मंसूरपुर। और जब ये शुरुआत करता था तो ये बोलता था गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राघव FM मंसूरपुर। और उसमें वो लोगों के जो फेवरेट सॉन्ग्स थे वो प्ले करता था, सुबह शाम वो भजन प्ले करता था और जो भोजपुरी गाने प्ले करता था। और जहाँ तक कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर इनके इलाके की होती थी वो भी बताता था। कोई बच्चा या किसी का कुछ खो जाता था तो वो भी अनाउंस करता था। देखते देखते ये जो इसका जो FM स्टेशन है वो इतना पॉपुलर हो गया कि वहाँ के नेताओं की भी जो पॉपुलैरिटी है वो इसके सामने कम होएगी। और लोग इसको इतना पसंद करने लग गए। और लेकिन ये था तो गरीब, तो इसके पास ऐसा कुछ चीज़ तो थी नहीं कि लोगों से कांटेक्ट कर सकता। तो इसने ये किया था कि इसने जो अपना जो इक्विपमेंट था वो एक 3 स्टोरीड जो हॉस्पिटल था उसमें उसने उसकी छत में जाके उसने ये एंटीना में अपने ये जो गैजेट था वो लगा दिया था। और ये जो गैजेट था ये फिर इसके पास अपने ही जो दुकान में एक पुराना सा स्टीरियो कैसेट प्लेयर था उससे कनेक्टेड था। उसके साथ साथ इसके पास 3 और टेप रिकॉर्डर्स थे जो भी पुराने से जंग लगे थे और वो उनमें से भी ये लोगों के जो फेवरेट सॉन्ग्स था वो प्ले करता था। और उसमें से लोगों को ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को जो गाने सुनने होते थे उसके लिए लोग इसके पास डाक भेजते थे या फिर पास में कोई दुकान थी वहाँ पे वो लोग फ़ोन करके बताते थे कि उनको कौन सा गाना सुनना है और वो उसी हिसाब से उन लोगों के मन के हिसाब से चीज़ों को बजाता रहता था। फिर एक दिन इसको किसी ने जब इतना पॉपुलर हो गया तो किसी ने इसको ये बताया कि तुम जो काम कर रहे हो ये इलीगल है और ये कोई भी रेडियो स्टेशन शुरुआत करने के लिए तुमको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो ये क्योंकि अनपढ़ था, इसको पता नहीं था, तो इसको जब पता चलता है कि अरे इसको मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है तब ये अपना जो रेडियो स्टेशन है ये बंद कर देता है। और जब ये बंद कर देता है तो लोग इसको बहुत ज़्यादा इसकी दुकान में आते हैं और बोलते रहते हैं कि तुम फिर से ये शुरू करो, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि इस लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट दिनों दिन आती रहती है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके रेडियो स्टेशन को प्रमोट करने के लिए भी तैयार हैं, यहाँ तक कि इसकी बनाई हुई जो टेक्नोलॉजी है इसको खरीदने के लिए भी तैयार हैं। तो ये दिखाता है कि कितना कि कोई चैनल अगर है तो उसको लोकल लैंग्वेज में होना कितना ज़रूरी है। यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रांसनेशनल चैनल्स हैं वो इंडिया में आते भी हैं तो कितनी जल्दी वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं और वो लोकल लैंग्वेज में केटर करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अब आपका ये जो चैप्टर है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये पूरी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। इसमें पूरी बुक आपको मिल चुकी है। इसको सुनिए और इसका जितना लाभ हो सके उतना उठाइए और जितने ज़्यादा लोगों को आप बता सकेंगे बहुत मतलब ये उन लोगों के लिए भी हेल्प होएगी और हमारे लिए तो हमारा जो क्योंकि इतना एफर्ट्स डाले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।